तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार जर्क ओवरलॉर्ड के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में क्यूमी के बैक स्टोरी और साथ में ये जाना कि कैसे वो गलती से स्वैलो स्टार की दुनिया में आ गया था। उसे स्वैलो स्टार की हर एक चीज़ के बारे में पता थी क्योंकि उसने सारे नॉवेल्स को पढ़ रखा होता है। जैसे ऑरिजिन यूनिवर्स, ऑरिजिन कॉन्टिनेंट और केज वर्ल्ड, इन सब के बारे में पता होता है। जिसके साथ वो अपने बारे में बताता है कि मुझे फाइटर बनना होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी धरती पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट का अटैक होने वाला है। लेकिन जबकि उसे एक फाइटर बनना था तो एक फाइटर के लिए उसे एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर एग्जाम को पास करना होगा और वो एक लिमिट डोजो का मेंबर बन सकता था। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि ये एग्जाम हर एक महीने के फर्स्ट डे में होता था। लेकिन अगर आपको एक ट्रू फाइटर बनना है तो आपको एग्जाम से पास करने के अलावा भी बहुत कुछ करना होगा। आपको प्रैक्टिकल कॉम्बैट एग्जाम भी पास करनी होगी, उसके बाद ही आप एक फाइटर बन सकते हैं। जैसे लू फेंग ने अपने फाइटिंग एबिलिटी को शो कर दिया था, उसे बैटल में जाके मॉन्स्टर्स को मारकर हराना पड़ा था, तभी वो फाइटर बन पाया होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस कॉम्बैट एग्जाम ये पर्सपेक्टिव फाइटर्स के लिए सिर्फ साल में 2 बार ही होती थी। पहला अगस्त 1 और दूसरा फरवरी 1 और ऑलरेडी आज 16 जून हो चुकी थी। मतलब अगर क्यूमी को एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर बनना था तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कम टाइम था और अगर इस बार वो फेल हो जाता तो उसे अगले साल का इंतजार करना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और क्यूमी ये अच्छे से जानता था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट का अटैक यूनाइटेड स्टेट में सिर्फ 3.5 साल बाद ही होने वाला है, तो अपने आधे साल को कैसे वेस्ट कर सकता था। क्योंकि अगर वो पावरफुल ना हुआ तो हो सकता है कि वो भी उस अटैक में मारा जाए। अब ऐसा उसके लिए कर पाना नामुमकिन जैसा था, लेकिन उसने जर्क के क्लोन को पोजेस कर रखा था। थ्योरेटिकली क्यूमी इन फाइटर एग्जाम्स को इग्नोर करके अपने सिर्फ जर्क स्वाम को स्ट्रॉन्ग होने तक का इंतजार कर सकता। उसे सिर्फ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सफिशिएंट रिसोर्सेज दिया जाए तो जर्क स्वाम बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपने आप को पावरफुल बना सकता था। बस उसे अच्छे से खिलाना पिलाना पड़ता, जैसे कि अपने लू फेंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट को खिलाना पिलाना पड़ता था। लेकिन रियलिटी की बात यह है कि क्यूमी ने अपने लार्वा के फ्रैगमेंट्स के मेमोरी से ये जाना है कि इसने अपने लंबे स्लंबर के अनुसार से इसने अपने जीन पूल में से लगभग हर एक जीन को खो दिया होता है। इसकी करंट जीन सिर्फ एक रेगुलर जॉइंट वर्कर एंट जितनी होती है, जो कि जर्क लेवल में कि सबसे लोएस्ट लेवल को माना जाता है। मतलब कि इसकी प्रोग्रेशन उतनी भी स्पीड से नहीं होने वाली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कह सकता कि इसे अच्छे से खिलाना पिलाना होगा। लेकिन यह भी बताया जाता है कि इसे ग्रोथ कराने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। लेकिन जिस शहर में अभी अपना क्यूमी रह रहा होता है उसको वो कंडीशंस मिल ही नहीं रही होती, सिर्फ वाइल्डनेस एरिया ही होती है, जिससे कि जर्ग्रेस अपने आप को एक सेटिस्फाइड एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करा सकता था। वहां पर ऑर्डिनरी बंदे तो इजीली सर्वाइव भी नहीं कर सकता। अगर क्यूमी इस हिसाब से अभी गया है तो वो मारा जा सकता है। मेन प्रॉब्लम यही था कि उसे अपने जर्ग स्वयं को कैसे भी करके पावरफुल बनाना था। लेकिन उसके लिए क्यूमी को एक पावरफुल फाइटर बनना होगा, उसे प्रोस्पेक्टिव फाइटर्स के एग्जाम्स को क्लियर करना होगा, तभी उसके पास कोई लीगली परमिट होगा कि वो वाइल्डनेस एरिया में जा सके। वरना ऐसे वो गया तो जाने ही नहीं देगा और ऐसे भी गया तो मारा ही जाएगा। जिसके साथ वो अपने हर एक थॉट्स के बारे में जानने लगता है। क्योंकि जानता है कि वो फाइटर बनने में कोई भी जल्दबाजी नहीं कर सकता है, उसे करना है तो सिर्फ जर्ग लार्वा को खाना खिलाकर उसे बड़ा करना है। उसे भी नहीं पता था कि आखिरकार ये कितने लंबे अरसे से भूखा है। इसके बाद वो अपने घर में सर्च करने लगता है, उसे फाइनली फ्रिज के अंदर फ्रोजन मीट मिलता है, जो कि वो अपने जर्क लार्वा के सामने रख देता है और वो जर्क लार्वा भी उसको खाना शुरू कर देता है। अब क्यूमी उसको देखने लगता है, जिसके साथ वो अपने घर का भी चेक करता है। उसे अपने घर के बारे में पता तो था, लेकिन पता नहीं था क्योंकि वो किसी और के बॉडीज में आ चुका था, वो दूसरे की मेमोरीज को देख रहा होता है। उसकी बिल्डिंग 18 फ्लोर 2 बेडरूम अपार्टमेंट, जिसमें 1 लिविंग रूम अपार्टमेंट होती है, एक रूम था, एक बेडरूम था और एक दूसरा उसके पेरेंट्स का था, जो कि ऑलरेडी मारे जा चुके और तब से लेके अभी तक उसके पेरेंट्स का बेडरूम साफ तक नहीं हुआ था।
जिसके साथ वो अपने उसी दरवाजे को खोलकर क्यूमी अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ों को देखता है। यहाँ पे ड्रामा है तो इसको स्किप करता हूँ। बस ये समझ लो कि कैसे कोई अपना मेन कैरेक्टर अपने घर में जाके अपनी मॉम डैड की पुरानी यादों को देखता है। बस इतना यहाँ पे समझने की बात है कि यहाँ पर कुछ रिसर्च पेपर्स थे, क्योंकि उसकी मॉम मिलिट्री में रिसर्चर्स के काम करते थे, वही सब उसमें लिखा होता है। जिसके साथ वो और भी छानबीन करता है, लेकिन जर्क लार्वा के लिए उसे कोई भी सुटेबल फूड नहीं मिलता है, क्योंकि घंटा उसके घर में कुछ रहने वाला था। जिसके साथ यहाँ पे जब बाहर आकर देखता है तो जर्क लार्वा ने मोस्ट ऑफ द फ्रोजन मीट को खा रखा होता है। इसकी बॉडी भी कुछ टाइम्स बड़ी हो गई होती है। किमी के परसेप्शन से देखा था तो ये काफी ज्यादा हो रही थी। वो अपने ये देख पाता कि जर्क लार्वा खा तो रहा है, लेकिन उसकी जो अनाज है वो कहाँ गायब हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। उसके अंदर भी इन्फिनाइट डिवोरिंग कैपेसिटी थी। इन्फिनाइट तो यहाँ पे अच्छे से नहीं बताया गया कि यार वो कितना इन्फिनाइट कर सकते, मतलब खाते खाते पूरे यूनिवर्स को ना निकल जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। इन्फिनाइट मतलब यहाँ पे अलग, मतलब एक लिमिट तक खाया जा सकता है। जैसे अपना गोल्डन हॉर्न बेस्ट निकल सकता है, वो भी इन्फिनाइट, लेकिन उसको भी रेस्ट करना पड़ता है। जिसके साथ अंडर क्यूमी के गेज के हिसाब से लार्वा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। लार्वा खाने की वजह से उसकी थोड़ी सी एनर्जी रिकवर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। क्यूमी ये देखकर क्या था कि मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत तो इंक्रीज हुई है, मेरी इंजरीज भी बेटर हो गई है। मतलब जर्क लार्वा जैसे जैसे ग्रो करेगी ना, अपने लूप में मतलब अपने क्यूमी की जो पावर से वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उसमें जो इंटरनल एनर्जी थी वो बहुत कम ही, लेकिन सही वो वहाँ पे इंजर्ड सही हुई थी। जिसके साथ वो क्या था कि अभी फूड नहीं है तो जो एनर्जी बनी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी के फिलहाल ये वर्कर यूनिट में भी नहीं जा सकती, जिसके साथ वो सोचने लगता कि मुझे कैसे भी करके फूड का जुगाड़ करना होगा। फोन निकालता है, मेमोरीज के हिसाब से वो पासवर्ड डालता है, उसके अंदर 5,23,586.23 युआन मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं एक बच्चे के हिसाब से। बहुत ज़्यादा नहीं हो गए एक बच्चे के लिए, लेकिन फिर भी वो कहता है कि क्या ही कर सके, ये काफ़ी ज़्यादा मनी है। और ये मनी असल में उसके पेरेंट्स, पेंशन, मंथली गवर्नमेंट इन सबके हिसाब से होती। पैसों के बारे में बताया जाता है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। जिसके साथ वो कहता है कि मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 9 बजे तो मुझे जाकर कुछ खाने की सामग्री को लाना होगा। किमी को याद आता है कि वैसे भी बिल्डिंग से ज़्यादा दूर मार्केट नहीं है, तो मैं आराम से वहां पे जाके कुछ खाने की सामान को ले आ सकता हूं। और वो जानता था कि वहां पर पोर्क, चिकन, डॉग, मॉन्स्टर मीट्स ये सभी बेचे जाते हैं। और लो मॉन्स्टर मीट्स काफ़ी ऑर्डिनरी मीट्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं और वो महंगी भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जर्क लार्वा वैसे तो कोई कार्निवोर एनिमल नहीं था, लेकिन वो कुछ भी खा सकता था। मतलब एक्सट्रीम केसेस में वो मिट्टी को भी खाकर जिंदा रह सकता था, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल हो सकती है सिर्फ फ्लेश और ब्लड लिविंग बीइंग्स के। क्यूमी अपने जर्क लार्वा को अपने बैग के अंदर, अपने पॉकेट के अंदर रख के बाहर निकलता है। एलिवेटर से नीचे उतरकर आगे बढ़ना शुरू करता। हमें बताया जाता कि इस एरा में सर्टेन एरियाज की इफिशिएंसी हर एक जगह को बिल्डिंग में खड़ा कर दिया गया था, हर एक तरीके से उनको अच्छे से यूटिलाइज किया गया था, क्योंकि बहुत कम थी जहाँ पे ह्यूमंस रह सकते थे। इसके साथ वो बहुत ही गलियों को पास करता हुआ मिडनाइट स्ट्रीट्स में काम के आगे बढ़ता हुआ वो फाइनली उस रोड साइड स्टॉल्स की तरफ जाता है, जो कि अपने उन्हीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही होती, कुछ वहाँ पे चिल्लाकर अपने सामान को बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो जगह ऐसी थी जैसे कि अपने क्यूमी की जो प्रीवियस लाइफ थी उसी की जैसे, बस नाम में थोड़ा सा बदलाव होता है। जिसके साथ वहाँ पे हमें ग्रेड 5 फ्लेवर पॉट, जो कि एक सिंगल हॉर्न वाइट बियर से आया था, साथ में ब्रेज टाइगर हॉर्न जो कि सैंड पॉट में रखा था, से कई सारे खाने को दिखाया जाता है। क्यूमी सबको इग्नोर करता हुआ अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँचता है, क्योंकि उसके पास पता था कि यहाँ पर ज़्यादा मीट के शॉप नहीं खुले हुए, तो उसे जाकर मीट के शॉप को लेना होगा। वहाँ पे कई सर्विस स्टॉल्स होते हैं जो कि मीट को बेच रहे होते हैं। वहां पर वो टोटल में 60 पाउंड्स ऑर्डिनरी पॉर्क को खरीदता है और 50 पाउंड सिंगल हॉर्न वाइट बोर मीट को खरीदता है। ऑर्डिनरी पॉर्क बहुत ही फाइन होते हैं, जिसकी प्राइस 10 युआन पर पाउंड होती है, और मॉन्स्टर मीट वो डिफरेंट हो जाती है। यहाँ तक कि चीपेस्ट एज ग्रेड मॉन्स्टर मीट की बात करें तो उसको 1 पाउंड खरीदने में 100 युआन लगते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा प्राइस
मायूस हो जाता है, इसलिए वहां पर क्यूमी ज्यादा तो नहीं खरीद पाता, जिसके साथ वो कुछ 100 पाउंड्स ऑफ मीट को खरीद कर अपने घर वापस आ जाता है। पॉसिबली ऐसा 100 पाउंड्स देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये सभी फाइटर से तो ये बड़ी आराम से 100 पाउंड्स को आसानी से उठा सकता है। वो फाइनली अपने रूम में आके जर्क लार्वा के सामने वो सारे मीट को रख देता कि लो बच्चा खा लो, जिसके साथ वो उसके पास रख देता है और दिखाया जाता है कि वो उसको खाना शुरू भी कर देता है। जैसे से खा रहा होता है, अपनी क्यूमी की भी पावर्स बढ़ रही होती है और उसके शरीर के अंदर वो गर्माहट महसूस हो रही होती है, जो कि उसको खाने की वजह से ही मिल रही होती है। लेकिन तभी वो ये सब कर रहा था, उसके डोर पे नॉक होना शुरू हो जाता है। क्यूमी हैरान हो जाता कि आखिरकार इतने रात को उससे कौन ही मिलने आ रहा था। वो कंफ्यूज तो था, लेकिन वो अपने एक्शंस को बड़े अच्छे से लेता है। पहले मीट और लार्वा इन सब को हटाकर किचन में रख देता है। आखिरकार कौन ही सोचेगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। और लार्वा वहाँ पे खाने भी छोड़ देता है ताकि डिटेक्ट ना हो सके, जिसके साथ अपने हर एक कचरे को साफ करने के बाद वो फाइनली अपने गेट के उस छेद से बाहर देखता है। वहां पर एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक हाथ को गवा चुका होता है। ये बंदा कोई और नहीं, क्यूमी का अंकल होता है, जिसका नाम किंग होता है। वो अपने दरवाजे को खोलकर अंकल किंग को अंदर लाता है। ये बंदा भी एक रिटायर्ड सोल्जर होता है, इसके फादर के साथ ही काम करता था मिलिट्री सर्विस में, और 8 साल पहले 20 टाइट के दौरान इसके फादर ने अपनी जान गंवा दी थी और वांग किंग ने अपने आर्म को खो दिया था। और इसके मुताबिक से इसके फादर ने ही अपने वांग किंग के जान को बचाया होता है, लेकिन इसमें एक हाथ चली गई, जान तो बच गई ना, यही बड़ी बात है। जिसके साथ वहां पर आता है वांग किंग, अपने बच्चे से पूछता कि जामू आखिरकार तुम्हारे रिजल्ट कैसे हुए। तो बताता कि रिजल्ट ठीक है, लेकिन मेरे 560 पॉइंट्स आए, एक पॉइंट में रह गया हूँ। जिसको सुनकर वो भी चुप हो जाते हैं, कहते क्या एक पॉइंट के लिए। जिसके साथ वो कहता है कि क्या तुम फिर से प्लान करे कि इस ईयर को भी तुम रिपीट करना चाहते हो। अब इन सब सालों में वांग किंग अपने क्यूमी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि वो उसका भतीजा नीफी वही होता ना, वही लगता है। जिसके साथ क्यूमी कहता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं अगले साल पार्टिसिपेट फिर से प्रैक्टिस करूंगा या फिर नहीं, और मैं भी फ्यूचर प्लान्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अनश्योर हूँ। जिसके साथ वहाँ पे अभी भी क्यूमी के अंदर कई सारे सवाल होते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही किसी और दुनिया में चले जाओगे, आपने सिर्फ नॉवेल से ऊपर ऊपर का पढ़ रखा होगा, तो आपको कैसे हर एक चीज़ पता होगी। जिसके साथ यहाँ पे वांग किंग फिर से कहते कि मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे ज़रूर बता सकते हो, मैं तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगा। जिसको सुनकर वहाँ पर वांग क्यूमी भी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें होती है। वांग किंग क्यूमी के एक्सप्रेशन को देख रहा होता है, जो कि नॉर्मल थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत ही फैमिली बकवास होती, तो इन सबको स्किप करता है। इसके बाद वो चले जाते हैं। अब क्यूमी रात को सोने से पहले कहता है कि कल मैं लिमिट डोजो में जाऊंगा, ताकि मैं अपने स्ट्रेंथ और स्पीड को टेस्ट कर सकूं। मैं आशा करता हूं कि कुछ तो नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स हुई होगी। जिसके साथ क्यूमी ये श्योर नहीं था कि आखिरकार लार्वा इतना खाया है तो आखिरकार उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो जानता था कि थोड़ी बहुत तो बढ़ ही सकती है। जिसके साथ वो 11 बज चुके थे, सोने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पे ऐसे ही और भी बकवास की जाती है। इसी के साथ हमें ये बताया जाता है मिलिट्री के बारे में कि मिलिट्री ने कई सारे पोशंस, फाइटर, फिजिकल फिटनेस, मतलब कई सारे हथियार से सब बना रखे, जिससे कि आप मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। क्यूमी ने रात भर अपने मेमोरीज को भी स्कैन करके बहुत कुछ जान लिया होता है। अब क्यूमी उठता है सुबह के मॉर्निंग के, और वहाँ पे अभी भी क्लॉक बजा भी नहीं था, वो उठ चुका था। और वहाँ पे उसे उठने के बाद ही अपनी बॉडी थोड़ी सी लाइट रखती है, और उसे अपने क्यूमी अपना उसी लार्वा के पास जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यार लार्वा ने जो खाया है ना, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ रिपेयर हो चुकी है। क्यूमी फिर से किचन पे आ जाता है, और वहाँ पे 100 पाउंड जो कि उसने खरीद रखे थे वो सभी कंज्यूम कर रखे थे। और अभी जो लार्वा की जो साइज होती है ना, वो अपने पान से लेके उसके हाथ के आधे साइज जितनी हो चुकी थी। मतलब ये बहुत ही एस्ट्रोनॉसिंग स्पीड से बढ़ रही होती है। जिसके साथ क्यूमी नोट करते हुए कहता कि एक नॉर्मल जर्क लार्वा अपने आधे साइज जितनी आ चुकी होती है। लार्वा की बॉडी अभी रिकवर हो चुकी है।
लेकिन अभी भी ये अपने फुल स्ट्रेंथ को नहीं पाएगी, ये सिर्फ 1/5 स्ट्रेंथ को ही पा रखी है, जो कि सिर्फ एक वर्कर बग में ट्रांसफॉर्म होने जितनी भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक लार्वा भी, ये सारे जर्क रेसेस भी अपने आप को इवॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पे 5 एनर्जी पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है कि 5 एनर्जी पॉइंट्स के बाद ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि 100 पाउंड्स को खाने के बाद ये एक एनर्जी पॉइंट को गैदर किया तो इसको और भी 400 पाउंड्स की जरूरत होगी ताकि ये अपने आप को एक वर्कर बग में ट्रांसफॉर्म कर सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। अब देखो मीट के कैपेसिटी के हिसाब से भी होती है, अगर मीट अच्छा हुआ ना तो 1 पाउंड में भी आपके पास इतनी पोटेंशियल आ जाएगी कि आप ब्रेक थ्रू कर सकते हो, वरना आप 1000 पाउंड भी दिला दो जो कि नॉर्मल चिकन हो गया तो उससे क्या ही किया जा सकता है। जिसके साथ वो अपने प्राइसेस को बताने लगता है, जो कि इसको स्किप करते हैं क्योंकि यार ये मीट के प्राइसेस की बाकी कंफ्यूजिंग होती है, जो कि आपको मैं बताने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली हो जाएगी। इसके साथ वो कहा था कि मुझे इतने इतने चाहेंगे, पैसों की भी कमी नहीं है, लू फेंग से ज़्यादा अभी ये अमीर हो रखा क्योंकि लू फेंग के पास उतने पैसे नहीं थे अभी करेंट फेज में, लेकिन इस बंदे के पास बेहिसाब पैसा होता है। 5 लाख कम थोड़ी ना होते हैं। जिसके साथ क्या था कि राइट नाउ मैं अभी अपने सिंगल हॉर्न वाइट बोर मीट को ही करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी देने वाले होंगे। इसके साथ वो इन सब के बारे में सोचता और क्या था फाइनली ठीक है मैं ऐसा खरीदूंगा। इसके साथ वो निकल पड़ता है और लगभग 330,000 युआन से 300 पाउंड्स ऑफ सिंगल हॉर्न वाइल्ड बियल बोस्ट के मीट को खरीद कर घर पे आ जाता। अपने टास्क को कंप्लीट करने के बाद फाइनली लिमिट डोजो जाता है ताकि वो अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सके। और ये बहुत ही हुआ था कि वो क्यूमी हॉल में आ चुका था और वहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं थे, इसलिए वो सीधे ट्रेनिंग के पास जाता ताकि वो अपने टेस्ट को दे सके। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्या सच में उसकी इंप्रूवमेंट हुई है या फिर नहीं। अगर आप लोग बताओ कहानी अच्छी लगी तो मैं इंप्रूव करूँगा, इसके चैप्टर्स के लेंथ को बढ़ाऊंगा, मतलब एपिसोड के लेंथ के बढ़ाऊंगा और क्वांटिटी भी बढ़ा सकता हूँ। बस सपोर्ट थोड़ा सा दिखा दो, वरना एक ही मैं ठीक रखूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।